पोस्ट ऑसिलेशंस। क्या खासियत है फोर्स ऑसिलेशंस की? तो देखो, इन केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन हमारे पास विस्कस फोर्स जो डैम्पिंग करता है, उसके साथ एक ड्राइविंग फोर्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स भी इन्वॉल्व है। सो देखो, आई शुड राइट, एक सिंपल डिस्टरबेंस हमने दिया, तो रहेंगे प्री ऑसिलेशंस, ठीक है। कौन सा फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। फिर हमने कहा अगर डैम्पिंग है तो ऑसिलेशंस रहेंगे डैम्प ऑसिलेशन, शायद से आई शुड राइट हियर डेसिपेटिव फोर्सेस या डेसिपेटिव इफेक्ट। ठीक है, क्या रहेंगे ये? डैम्प ऑसिलेशंस। और यहाँ पर कौन कौन रहेगा? रिस्टोरिंग as well as damping force। और तीसरे हमने देखे अभी फोर्स ऑसिलेशन, जहां पर ड्राइविंग फोर्स रहेगा। उनको कहा जाएगा फोर्स ऑसिलेशंस। और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग या विस्कस फोर्स एज वेल एज ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व रहेगा। एक चीज नोट डाउन करनी चाहिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? सवाल है। कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। पक्का? कहाँ से बता रहे हो आप ये? सर हमने पिछले क्लास में इक्वेशन किया था ना, तो वहां से। ओके, दूसरा कोई लॉजिक, एक इक्वेशन दिया था ओमेगा डैश इक्वल टू, क्या था इक्वेशन? ओमेगा डैश इक्वल टू के बाय एम अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। दूसरा कोई लॉजिक? तो दूसरा लॉजिक ऐसा है, देखो हमने कहा था यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज होगा बट पीरियड कांस्टेंट रहेगा, द मोशन विल बी पीरियोडिक। पीरियड कांस्टेंट है, अगर पीरियड कांस्टेंट है तो क्या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी? यस सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी नियर टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लिखना चाहिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, यहाँ पर लिखना चाहिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा ड्राइविंग फोर्स रहेगा, और जहां पर दिस विल ऑसिलेट विथ
फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, सो देखो हमने लिखा था the system will not oscillate with natural frequency but will oscillate with omega d frequency of driving force। The natural frequency क्या होगा उसके साथ? The natural frequency will die out या die down because of damping। डैम्पिंग के कारण ये डाई डाउन होने वाली है। ठीक है, आया ध्यान में? ठीक है, ओके सर, अभी ये ध्यान में आया है। ठीक है, 3 टाइप के ऑसिलेशन अभी हम देख रहे हैं, फ्री, डैम्प एंड फोर्स। ठीक है, अभी फोर्स ऑसिलेशन के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। The driving force Ft, ये भी टाइम का फंक्शन है, हाँ, will be F नॉट cos ओमेगा t। पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, टाइम का फंक्शन है, cos ओमेगा टी ये पीरियोडिक फंक्शन है, एफ नॉट ये उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। सो नाउ the periodic driving force whose amplitude varies with time is applied to damp oscillator। Therefore, net force acting will be
रिस्टोरिंग फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, जिसे डैम्पिंग भी कह सकते हैं, प्लस ड्राइविंग फोर्स। तो ये बनने वाला है मास इनटू एक्सीलरेशन नेट फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, विस्कस फोर्स माइनस बीवी, एंड ड्राइविंग फोर्स अभी हमने लिखा है एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डी इंटू टी। देखो ये इक्वेशन बन जाता है देयरफॉर एम इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये लेफ्ट में आ गया पॉजिटिव हो गया, बी टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट cos of omega t. This is again second order differential equation. ठीक है, क्या है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन रहता है so in case of forced oscillation क्या आ रहा है हमारा इक्वेशन d2x by dt स्क्वेयर, इसको m मास इंटू एक्सीलरेशन प्लस ये b इंटू v dx by dt प्लस k इंटू x इक्वल टू एफ नॉट cos of omega d into t. The solution of above differential equation will be क्या रहेगा xt इक्वल टू a cos omega d into t plus phi, where a इक्वल टू a क्या रहने वाला है एफ नॉट अपॉन एम स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा डी का स्क्वेयर इस ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस ओमेगा डी का स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर और इस ये ब्रैकेट रेस टू द पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पर tan फाई की वैल्यू रहने वाली है माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू एक्स नॉट। ठीक है, अब देखो ये तो जनरल इक्वेशन हो गया, ये इस प्रकार के इक्वेशन अभी हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसके बाहर के हैं, तो ये इक्वेशन आ गया। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आता है जहां पर ओमेगा डी क्या है, ये हमने काम की चीज है, कहा गया ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है,
बी कांस्टेंट रहेगा, एम मास है, एक्स हमारी पोजीशन है, तो हमारा आंसर जो आएगा इक्वेशन का वो एक्स के फॉर्म में आया। और ये किस पर डिपेंड करता है? इट इज ओमेगा डी ए मतलब एम्पलीट्यूड रहेगा। तो कितना एम्पलीट्यूड रहेगा? सो ये डिपेंड करता है एफ नॉट, आप कितना फोर्स, मैक्सिमम कितना फोर्स लगा रहे हो, अपॉन मास ऑफ बॉडी, ओमेगा मतलब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी मतलब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, अगेन ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, एंड ये डैम्पिंग फैक्टर। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है जो हमारे काम की है, ठीक है। कंडीशन वन, क्या है कंडीशन वन? डैम्पिंग इज स्मॉल and driving frequency is away from natural frequency, ठीक है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के पास में नहीं है, दीज आर डिफरेंट। सो देखो हमारा एम्पलीट्यूड जो है एम स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा डी का स्क्वेयर, इस ब्रैकेट का स्क्वेयर, प्लस ओमेगा डी का स्क्वेयर इंटू बी का स्क्वेयर, इस ब्रैकेट रेस टू द पावर हाफ, ऊपर रहता है एफ नॉट। व्हेन आई एम सेइंग डैम्पिंग इज स्मॉल, स्मॉल डैम्पिंग, इसका मतलब b टेंड्स टू जीरो, b जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये रिलेशन फिर बन जाएगा, देयरफॉर एम्पलीट्यूड इक्वल टू एफ नॉट अपॉन, ये जीरो की तरफ गया, ये चला गया, सो इसका रूट लेना पड़ेगा, इसका रूट आ जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा डी का स्क्वेयर। आया क्या ध्यान में? बिकॉज डैम्पिंग इज स्मॉल, स्मॉल डैम्पिंग मतलब b टेंड्स टू जीरो, सर ठीक ये है। आपने किस बेसिस पे कहा कि बी टेंड्स टू जीरो है स्मॉल डैम्पिंग के लिए? b कहाँ से आया है? डैम्पिंग फोर्स b पर डिपेंड करता है, डैम्पिंग छोटा मतलब क्या छोटा होना चाहिए? b छोटा, ठीक है। b इज अवर डैम्पिंग फैक्टर। देखो ये वाला पार्ट डैम्पिंग के बारे में बात करता है, इसलिए डैम्पिंग बहुत छोटा है, तो छोटे का स्क्वायर और छोटा, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.01 का स्क्वायर 0.0001। सो छोटे का स्क्वायर और छोटा, आपको ऑलरेडी कहा है कि डैम्पिंग छोटा मतलब b की वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, 1 है तो उसका स्क्वायर और छोटा रहेगा, इसका मतलब ये पैरामीटर जीरो के तरफ जाने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है? सो ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पर, ठीक है। क्या कहा? इफ वी चेंज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड मेक इट क्लोजर टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, ठीक है, दैट इज ओमेगा अपॉन ओमेगा डी इक्वल टू 1, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस एंड becomes maximum
theoretically infinity, or natural frequency equal to driving frequency. But in real life, there is some damping effect always present. But in real life, there is always some damping, and hence amplitude is not infinity. इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज रेशियो ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा डी, ठीक है, और ये है एक्स टी, तो ये वैल्यू रहेगी 1, 0.5, ये रहेगी 1.5 एंड ये 2, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ तो ऐसा रहेगा। डिपेंडिंग ऑन फोर्स कितना है, ये मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत कम है तो ये एम्पलीट्यूड बहुत कम रहेगा, अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा रहेगा। बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1 पर। क्यों 1 पर? तो हमने अभी ये रिलेशन के थ्रू देखा है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी। थेरोटिकली ये रहना चाहिए इन्फिनिटी, बट कुछ ना कुछ डैम्पिंग रहता है, इसके कारण ये इन्फिनिटी के पास नहीं पहुंचता है। सो अब दूसरी केस, कंडीशन 1 क्या थी, केस 1 क्या थी, स्मॉल डैम्पिंग एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज अवे फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब केस 2 रहेगी हमारी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी is close to natural frequency. If driving frequency is close to natural frequency, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा as amplitude equal to, क्या है एम्पलीट्यूड का रिलेशन, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका रूट ऊपर रहेगा मैक्सिमम फोर्स या फोर्स का एम्पलीट्यूड। ओमेगा डी इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा डी का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर
दिस विल बिकम 0। सो अगर ऐसा है देन our amplitude will become f naught अपॉन ओमेगा डी इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा डी इंटू बी का स्क्वायर। दिस phenomenon सर बी का स्क्वायर भी हट जाएगा ना? सॉरी हाँ, बी का स्क्वायर भी हट जाएगा, ओमेगा डी इंटू बी। ठीक है, thus maximum amplitude depends on driving frequency and damping effect। ठीक है, thus yeah, the phenomenon when amplitude increases as driving frequency is close to natural frequency of oscillator is called as resonance। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। क्या होता है वहां पर जहां पर ओमेगा डी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो डिनोमिनेटर से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर वाला पैरामीटर पूरा चला जाता है एंड इफ एंड एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और एम्पलीट्यूड बढ़ता है, इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए देखो आपने वो इस केस में देखा होगा, बगीचे में जो झूला रहता है ना, तो कुछ बच्चे बैठकर अकेले अकेले झूला लेते हैं और फिर वो बड़ा बड़ा झूला ले पाते हैं। देखा है क्या? उनको कोई धक्का नहीं देता है, शुरुआत वो करते हैं एंड धीरे धीरे उनका झूला बड़ा होने लगता है। देखा है ऐसा? यस सर। यस सर। कैसे क्या अपने आप एम्पलीट्यूड बढ़ता है वहां पर? ऐसे क्या होता होगा वो? ये शायद से आपने भी किया होगा। फिर वो झूले पर खड़ा होना पड़ता है, देन आप वो चेन को पकड़ते हो या रस्सी को पकड़ते हो और खुद को इस प्रकार से एडजस्ट करते हो कि धीरे धीरे वो एम्पलीट्यूड जो है, अब एम्पलीट्यूड वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वो बढ़ेगा। सो एक्चुअली वो यहाँ पर है। हम क्या करते हैं, हम हमारी मूवमेंट इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं सो दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ झूला एंड हमारे एफर्ट ये मैच हो जाए, ये मैच हो जाए एंड फिर वो रेजोनेंस की कंडीशन आती है एंड एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अगर आप उस केस में जो पुश करने की रिदम है वो रिदम अगर मिस करते हो तो फिर आपको मैक्सिमम हाइट नहीं मिलेगी, एक पर्टिकुलर रिदम में ही आपको पुश करना पड़ता है। ठीक है, आया क्या ध्यान में?
इसमें दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। एक, जैसे हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड दूसरा इस प्रकार से ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगर हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तो हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो इसलिए आप शुरुआत में क्या करते हो, आप बिल्कुल जिस मोमेंट पर आप नीचे आते हो उस वक्त पैर से पुश करते हो ग्राउंड पर। ग्राउंड पर आप पुश करोगे तो रिएक्शन फोर्स झूले पर एक्ट होगा। कब एक्ट होता है वो? एवरी टाइम जब आप जमीन को टच करते हो उस मोमेंट पर, ठीक है। एवरी टाइम जब जमीन को टच करोगे, दैट इज आफ्टर वन साइकिल। आरआई के ध्यान में हम क्या कह रहे हैं, हम सबने ये किया है। ये अगर झूला है तो ये झूला आगे जाएगा पीछे आएगा। सो जब आप आगे जाते हो ना तब पैर से पीछे पुश करते हो, जब वापस आ रहे हो तब पैर को हवा में ही रखते हो, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी वही आपकी पुश की फ्रीक्वेंसी रहेंगी। एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग अबाउट, आप पैर से पुश करोगे पीछे, एज अ रिजल्ट जो रिएक्शन का फोर्स है वो आगे लगेगा। और इसके कारण क्या होगा, आपके झूले पर भी एक पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूअसली लगने वाला है। स्ट्रॉन्गर द पुश, स्ट्रॉन्गर विल बी द एफ नॉट, स्ट्रॉन्गर द एफ नॉट, मोर विल बी द एम्पलीट्यूड। और इसके बाद आप जो करते हो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बॉडी को बड़ा करना, आई कम करना, बॉडी को छोटा करना, सॉरी बॉडी को बड़ा करना, आई को बढ़ाना, बॉडी को छोटा करना, आई को छोटा करना, इस प्रकार से आप ओमेगा को उस केस में चेंज करते हो, ठीक है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। ऐसा और एक एग्जाम्पल है। सर कौन सा एग्जाम्पल है? सो देखो, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को हमने डिफरेंट रोप्स लगाए हैं, अब इसको हमने डिफरेंट बॉल लगाए या सिमिलर बॉल्स लगाए, चलो ना छोटा ना बड़ा, किसी के साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, हमने इस ए को डिस्प्लेस किया, ए को मोशन दी, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा बताओ? बोलो। ये कुछ हाइट तक जाएगा, मतलब कुछ एम्पलीट्यूड का ओके, एम्पलीट्यूड। ए का ऑसिलेशन होगा, फिर आगे देखो एक रस्सी से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग है ये, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ए जब मूव करेगा तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन होगा क्या? तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो ये स्ट्रिंग हिलने वाली है, ये स्ट्रिंग हिलेगी
तो ये 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ठीक है, इन सभी की मोशन शुरू होगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि इसमें से 1 3 4 इनकी मोशन चली जाएगी, डाई डाउन हो जाएगी। ठीक है, एंड 2 का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। अब 2 का एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ेगा, सो देखो ओमेगा ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड पर एंड टी डिपेंड करता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी पर। किसकी लेंथ सेम है, ए एंड 2 की। ए एंड 2 की अगर लेंथ सेम है तो अभी क्या हो रहा है, ए को हमने मोशन दी, ए के कारण यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी ड्राइविंग फोर्स, और 2 के केस में उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। एंड फिर 2 की केस रेजोनेंस वाली केस हो जाएगी। 1 3 एंड 4 के केस में रेजोनेंस नहीं होने वाला है, इसलिए 2 का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, 1 3 एंड 4 का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगा, उनके ऑसिलेशंस विल डाई डाउन। क्या सही है क्या, देखो क्या कहा है, ए को मोशन दी, सो ए मूव होते रहेगा, सो ए मूव होते रहेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। नाउ दिस फोर्स विल बी ट्रांसफर टू द स्ट्रिंग, सो ये जो फोर्स है बिकॉज ऑफ ए को हमने जो डिस्टरबेंस दिया है, जो लग रहा है वो ड्राइविंग फोर्स करके काम करेगा। इसके कारण 1 2 3 4 ये शुरुआत में ऑसिलेट होने लगेंगे क्योंकि उनके ऊपर ये ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो इसमें से 1 2 3 4 ये ड्राइविंग फोर्स के कारण मूव होने लगेंगे विद देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट 1 3 एंड 4 की फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो धीरे धीरे इनके इनके जो वाइब्रेशंस है वो डाई डाउन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एट दिस पॉइंट्स। एंड फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा ए एंड 2 की फ्रीक्वेंसी दैट इज ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी एंड 2 की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये सेम होने के कारण 2 के साथ रेजोनेंस होगा, और इस प्रकार से 2 का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, 2 का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए देखो ड्यूरिंग अर्थक्वेक कुछ ही बिल्डिंग डैमेज होती है, सभी बिल्डिंग डैमेज नहीं होती है। क्यों, बिकॉज अर्थक्वेक के कारण जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड सभी डिफरेंट बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ये डिफरेंट रहती है। क्यों, क्योंकि उनकी हाइट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसे केस में जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी है उस वो जिस बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, बाकी की बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होने वाली है। ओके सर, अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है। इसलिए जब तूफान आता है तो सभी पेड़ की टहनियां नहीं टूटती है, देयर आर सम टहनियां, सम ब्रांचेस जो टूटती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की लेंथ डिफरेंट रहेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट रहने वाली है। अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये हमारे विंड की जो स्पीड है और उसके कारण जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं उसके उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तो वहां पर रेजोनेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगी, वो टूट सकती है। ओके सर, इसलिए कहा जाता है कि सोल्जर्स जो मार्च करते हुए किसी ब्रिज के ऊपर से जाते हैं तो उनको कहा जाता है आपकी रिदम ब्रेक करो, बिकॉज उनकी वॉकिंग की फ्रीक्वेंसी एंड ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच होती है तो वहां पर रेजोनेंस हो सकता है, इट माइट हैपन दैट ब्रिज विल ब्रेक। सो रियल लाइफ में इस रेजोनेंस का बहुत यूज है। ठीक है,